चलो एक दो लोग डिस्कस करवा दे, चलो देख लेते हैं, फिर एक दो बच्चों ने भेजा तो है मुझे सॉल्व करके। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है। ये वेक्टर बताना जैसा मैं बना रहा हूँ कुछ वैसा ही है क्या? एक बच्चे ने जो भेजा है वही मैं बता रहा हूँ। एक वेक्टर ए इधर की तरफ था, एक ऐसा था, दूसरा भी ऐसा और तीसरा कुछ इस तरह से। तो वेक्टर बी इधर भी था और सी इधर था सर। ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी, यही क्वेश्चन था क्या? वेक्टर जो मैंने कल जो बनाया था वो वैसा ही था क्या? हाँ ना, ये बताओ। चलो पहला ऑप्शन दे रखा है मैंने, ए इज पैरेलल टू वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मैंने, ए इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू सी। दूसरा ऑप्शन है ए इक्वल्स टू डी। इस चौथा ऑप्शन है सी इक्वल्स टू डी। पांचवा ऑप्शन है बी पैरेलल टू सी। और छठा ऑप्शन है ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। यही 5-6 ऑप्शन दे रखे, देखा मैंने हाँ या नहीं ये बताओ। ये जो 5-6 ऑप्शन मैंने अभी लिखे और यही 5-6 ऑप्शन दे रखे थे क्या मैंने? चलो फिर देखते हैं कौन कौन सा सही है। पहले एक बार देखो, ए पैरेलल टू बी दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे? कि जब उनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कोई भी हो, अलग हो, सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दोनों का क्या अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू सी। अगर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता हो, सेम। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ए और सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड ऑप्शन है ए इक्वल्स टू डी। ए और डी इक्वल वेक्टर है। ए और डी इक्वल वेक्टर अगर बोला गया है तो यहाँ ना तो मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है ना ही डायरेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या ले रखा है सी इक्वल्स टू डी, यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग है, ये भी गलत। बी पैरेलल टू सी, बी पैरेलल टू सी दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू माइनस सी। ए इक्वल्स टू माइनस सी, यानी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एफ ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो। पुनीत का सही है, वृद्धि का सही है, बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो भाई। रोहित और बाकी जो 3-4 लोग बचे हुए वो लोग भी फटाफट रिप्लाई करो, सही है या गलत है, फटाफट रिप्लाई करो। समृद्धि का भी सही है, चलो अच्छा है। बाकी लोग भी फटाफट देख लो अपना जो भी जिनका भी करेक्ट इनकरेक्ट है बता दो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ, ए वेक्टर इधर की तरफ है, बी वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद सी और डी कुछ ऐसा बना रखा है, थोड़ा सा ये अलग है। ये इधर की तरफ सी है और डी इधर की तरफ है, और इसके बाद जो ई वेक्टर है वो इधर की तरफ। ऐसा ही है सारा वेक्टर। पहला ऑप्शन दे रखा है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तीसरा ऑप्शन है ई इज एंटी पैरेलल टू डी। ई जो है वो एंटी पैरेलल टू डी, क्या है वो? एंटी पैरेलल टू डी वेक्टर। चौथा ऑप्शन है डी इज नॉट इक्वल्स टू ई। और पांचवा ऑप्शन है डी इज पैरेलल टू ई। और एक लास्ट ऑप्शन मैंने दे रखा है
ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, यही ऑप्शन सारे। ये देखो ये क्लिक, यही क्वेश्चन दे रखा है मैंने, हाँ या नहीं ये बताओ। क्वेश्चन मैंने ये दे रखा था, चलो देखते हैं अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखो पहला ऑप्शन दे रखा है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्या होना चाहिए, मैंने बोला दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, तो सही बात है इक्वल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, सही बात है, दोनों डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। ई इज एंटी पैरेलल टू डी, डी इधर की तरफ है, ई अलग है, एंटी पैरेलल तो है ही नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए एंटी पैरेलल के लिए, वो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद D इज नॉट इक्वल्स टू E, सही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, D करेक्ट हो जाएगा। E ऑप्शन D पैरेलल टू E है, D E के पैरेलल, D E के पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू माइनस E, एग्जैक्टली रिवर्स है, यानी F ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। कितने लोगों का सही है, एक जन, और बाकी लोग भी, जिन लोगों का सही है ये बताओ, 4 लोगों के सही है, बाकी लोग चलो, मतलब ये है कि आप लोग जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया उन सबका जो है, जो भी जितने सारे वेक्टर्स के टाइप्स है वो सारे क्लियर है ना। चलो फिर इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, कल हमने देख लिया था को इनिशियल क्या होता है, को टर्मिनल क्या होता है, ये सब वेक्टर्स देख लिए थे। बाद जो बचे हुए 2-3 वेक्टर्स हैं वो भी हमें देख लेने। चलो नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट हमारा अपने पास कौन सा है, ये पोलर वेक्टर। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या होगा कि वैसे वेक्टर जिनका एक इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा प्रॉपरली, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी तक जो भी हमने वेक्टर देख रखा है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो उन सबको एक किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा। अब ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा लिख दे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, ठीक है, पोलर वेक्टर। अब ये फॉन्ट साइज ठीक है, ये फॉन्ट साइज ठीक है बेटा। चलो देखते हैं ये पोलर वेक्टर क्या होगा। तो मैंने बताया कि जिनका जो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है, या जिनका एक वैसे वेक्टर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर के नाम से बोलते हैं। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि ये पॉइंट क्या हुआ, एक पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर 20 मीटर जो भी हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो मैं फोर्स वेक्टर की बात करूँ, तो फोर्स वेक्टर के बारे में बताऊं, सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पे अगर लग रहा है तो मैं ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करके इधर की तरफ ले जाऊँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर्स वो है, या मान लो अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर, लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये पॉइंट से स्टार्ट करो वो इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो वेलोसिटी वेक्टर हो। तो ये सारे वैसे वेक्टर हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है कि हाँ ये पॉइंट जो है, ये फोर्स वेक्टर यहाँ पे लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वैसे वेक्टर हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या जिनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। अब कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम नहीं बोल सकते, कैसे, वो एंगुलर क्वांटिटी जो भी आती है ना, कुछ एंगुलर वेक्टर्स जो आते हैं, रोटेशनल क्वांटिटी जो भी आती है, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा डिटेल में अभी उनके बारे में कभी नहीं पढ़ना है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन,
ठीक है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ यार एक ऐसे वेक्टर्स भी लाइन एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो वेक्टर्स होंगे उनके प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि ये उन सारे वेक्टर्स को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, क्या, एक्सियल वेक्टर्स। इन सबको हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब एक बार देखो ये एक्सियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे एक बार देखो यार, मैंने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये डिस्प्लेसमेंट हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग कब करेंगे, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा हो। जैसे मैं मान लो सपोज इस डायरेक्शन में 5 मीटर मूव कर रहा हूँ, या इस डायरेक्शन में 10 मीटर मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हूँ, सपोज अगर कोई एक ऐसा सर्कुलर पाथ पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे जाकर के थोड़ी देर बाद पहुंचता हूँ, तो उस केस में हम लोग एक अलग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये जो एंगल थीटा होता है, जितना एंगल में मूव किया, जितना एंगल आगे मूव किया मैंने, उस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किसके बाद, सर्कुलर मोशन और उसके बाद रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उस समय क्या होगा, हम एंगुलर क्वांटिटीज की बात करेंगे। जब अगर मान लो सर्कुलर मोशन से डील कर रहे होंगे, तो उस समय हम एंगुलर क्वांटिटी से डील करेंगे। हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो वो सब जो क्वांटिटीज होती है, ठीक है, वो सब का पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं थीटा एंगल सपोज 30 डिग्री अगर मूव किया है, 30 डिग्री हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं 30 डिग्री ऐसे बना दूंगा, लो भाई 30 डिग्री मूव, वो वैसे वेक्टर्स को मैं ऐसे नहीं बना सकता, ठीक है। और ना ही ये इनका डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम उनके वो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। इनका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अभी वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हमारा राइट हैंड थंब रूल आएगा थोड़ा बहुत। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो फिंगर्स को ऐसे रोटेट करो, तो इस एक्सिस, ये जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे मैं रोटेट हो रहा हूँ, तो ये जो थंब है वो किधर दे रहा है, बाहर की तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये बताओ। जब भी एक्सियल वेक्टर की बात करें, वैसे वेक्टर्स हैं जिनका कोई एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। किस कौन से मोशन में ये यूज होता है, सर्कुलर मोशन या फिर हमारा रोटेशनल मोशन में कुछ वेक्टर्स आते हैं, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा इस बारे में और डिटेल में नहीं जाना। जैसे मान लो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो सब हमारा एक्सियल वेक्टर के अंदर है, ठीक है। आगे चल और मैं एक जगह वेक्टर, जब अपने वेक्टर की प्रॉपर्टी बताऊंगा उस समय बताऊंगा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर होता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है। वो क्यों होता है वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये समझना है कि जो एंगुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज होती है, वो सारी क्वांटिटी हमारी कौन सी वेक्टर्स होती है, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। और इनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं है, ये एक आदमी अगर ऐसे रोटेट हो रहा है, तो आप अपने फिंगर को ऐसे रोटेट कर, ये जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा। अगर मान लो कोई, ये सपोज अगर मैं इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ऐसे पास जो अगर इस तरफ से रोटेट हो रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो मुझे क्या करना है, ऐसे रखो, इधर की तरफ करो, ये किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड इनटू द प्लेन। तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उन सबका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो एक्सियल वेक्टर्स जो भी होंगे उनका डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ये सर्कुलर मोशन है जिस एक्सिस के अबाउट परफॉर्म होगा, या रोटेशनल मोशन जिस एक्सिस के अबाउट होगा उसके अलोंग होगा, या तो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इनका कोई पर्टिकुलर हम लोग ये नहीं बोल सकते पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते, ये लो भाई अपने पास 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है।
तो ये इनका एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। हमेशा इनका डायरेक्शन किधर होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि सर्कल के जिस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अलोंग है। ये बता देखो थोड़ा सा ये अलग चीजें हैं, थोड़ा सा बाहर की चीजों से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अपने को ढंग से क्लियर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ, नहीं हुआ कहीं से बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने को जोर देकर के समझना है इसे, ठीक है। क्योंकि यार जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे ये खत्म ही कर लेते इसको। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? रिपीट कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। पहले ये बताइए पोलर वेक्टर समझ आया? ये तो हमारा जो नॉर्मल वेक्टर्स हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, यही सारे हैं। ये पोलर वेक्टर समझ आ गया होगा सभी को। ये हमारे कौन से, जिनका एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है या जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होगा, पोलर वेक्टर का, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर होगा, हाँ या नहीं ये बताओ। ये क्लियर है सभी को, पोलर वेक्टर। चलो इसके बारे में एक लाइन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा हमारा पोलर वेक्टर के बारे में, दोज वेक्टर्स विच है, दोज वेक्टर्स विच है, दोज वेक्टर्स विच है which have a starting point or point of application, which have a starting point or point of application or point of application. Point of application मैंने बताया था कि जो भी वेक्टर होगा उसका जो टेल होगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारे। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सियल वेक्टर ढंग से समझते हैं। पहले एक चीज, ये हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही थी, लेकिन जब भी एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो हम कैसे बात करेंगे, यार वो कितना डिग्री रोटेट हुआ, 30 रेडियल रोटेट, 30 डिग्री रोटेट हुआ या 2 पाई रेडियल रोटेट हुआ, ये सब चीजें बात, इन सब चीजों की बात करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा। मैं बोलूंगा कि वो 30 डिग्री रोटेट हो गया है या 60 डिग्री रोटेट हुआ, 60 डिग्री मूव करके बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उनको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब उस समय हम एंगुलर क्वांटिटीज की बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सब चीजों की बात करेंगे। अब एक बात देखो यार, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सब का जो डायरेक्शन होता है ना, वो कैसे निकालते हैं वो ध्यान। मान लो कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे पाथ, ऐसे अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो ये अपने पास ऐसे रोटेट करो। ये जो हमारा फिंगर्स का जो रोटेशन होना चाहिए वो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इन द सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे पाथ मूव कर, मैं ऐसे रोटेट कर, तो ये किधर बता रहा है, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ बता रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर। अगर मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर, ये अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। तो है किधर की तरफ, एक्सिस के लॉन्ग। हमेशा ऐसी क्वांटिटी जो होगी एंगुलर क्वांटिटी, उनका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस के लॉन्ग। ये ऐसे रोटेट होगा या फिर ऐसे रोटेट होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर, एक्सिस के लॉन्ग। तो इन सब क्वांटिटीज को या इन सब वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। अब ये बताओ क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना ये बताओ। ये क्लियर हो गया सभी को? बेटा 2 लोगों का जवाब है, बाकी लोग भी फटाफट बोलो, 3 लोग। सभी को यार एक्टिव रहना है यार, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना। नहीं समझ आया बेहिचक बोलना है, समझ आया हाँ या ना फटाफट रिप्लाई करना। चलो अब ये चीज है, इसके बारे में, इनका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, एक्सिस के अलावा। जैसे मान लो ये हमारा एक्सिस हुआ तो इसके बाहर होगा या अंदर होगा, ये हमारा एक्सिस होगा या तो इसके बाहर या फिर अंदर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन बता दिए, ऐसे रोटेट हो तो ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे रोटेट हो तो अंदर की तरफ, ठीक है। चलो ये हम लोग वेक्टर के बारे में क्या लिखेंगे कि these vectors are used, these vectors are used to represent the quantities of rotational motion
या रिप्रेजेंट द रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयर डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनका डायरेक्शन क्या होगा, देयर डायरेक्शन विल बी along axis of rotation, along axis of rotation। इनका डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। जैसे मान लो अपने पास अगर ये सपोज ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो बाहर की तरफ। ठीक है, यानी जो मोशन का जो प्लेन होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया ये एक्सियल वेक्टर। और ये इनका रोटेशन, इनका जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर्स will be obtained according to right hand palm rule, according to right hand palm rule या thumb rule जो भी बोलते हैं, right hand thumb rule भी बोल देते हैं। तो right hand thumb rule हमने देख लिया क्या है। ये अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कराना, ये थंब हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा। ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा। इसके बारे में और डिटेल में जो है, एक और बात जो इसमें स्मॉल एंगल जो होगा, अभी ध्यान रख लेना आप लोग, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को कि स्मॉल एंगल जो होता है या वो सब क्या होते हैं, स्मॉल एंगुलर क्वांटिटी वेक्टर होती है, और लार्ज अगर होती है तो वो स्केलर होती है। ये मैं जो वेक्टर की प्रॉपर्टी, जो एडिशन ऑफ वेक्टर की जो प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे क्लियर हो गया। इनके यूनिट्स वगैरह सब अभी बाद में हम लोग सर्कुलर मोशन में देखने वाले। ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन सा, इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर बताया था क्या मैंने, कोप्लेनर वेक्टर बताओ, ये बताया था क्या हमने कल, कोप्लेनर वेक्टर बताया था कि, चलो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कोप्लेनर नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब ये देखो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, कि वो सारे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझना इस चीज को, कोप्लेनर का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो सपोज अगर मैं इस जो भी है, ये जो रूम है इसके फ्लोर पे मैं चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, दो तीन लोग और हैं वो भी इसी फ्लोर पे चलेंगे, जो भी इंसान आएंगे वो सारे इसी फ्लोर पे चलेंगे। तो ये सारे जो भी पर्सन, सपोज दो तीन पर्सन अगर मूव कर रहे हैं इस प्लेन में, तो हम तीनों चारों पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सब किस प्लेन में होगा, तो ये फ्लोर वाले प्लेन में होगा। मान लो मैं भले सपोज यहाँ से इधर की तरफ जाओ, एक दूसरा पर्सन यहाँ से इधर जाए, एक इधर की तरफ जाए, जाने के लिए तो सब इस फ्लोर पे ही चलेंगे, सब इस फ्लोर पे ही चलेंगे। तो ये हमारा सब क्या होगा, ये सारे जो हम लोग का सबका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक इस फ्लोर वाले प्लेन में ही लाई करेगा। लेकिन वही अगर मान लो मैं देखो कि छिपकली की बात करूं, ये जो भी लेजर्ड्स वगैरह या चींटी वगैरह इन सब की बात करूं, तो वो सब इस दीवार पे चल रहे हैं, छिपकली ऐसे चल रही है, चींटी ऐसे चल रही है, तो इन ये सारे क्या एक प्लेन में है। वो कौन सा, ये वाला प्लेन होगा। मैं किसी और प्लेन में हूँ, मैं इस फ्लोर वाले प्लेन में चल रहा हूँ, ये इस वॉल वाले प्लेन में चल रहा है, कोई सामने वाली दीवार वॉल पे चल रहा है तो वो अपना अलग प्लेन में चल रहा है। ठीक है, तो वो सारे वेक्टर्स जो कि सब के सब क्या है, एक ही प्लेन में हो रहे हैं, उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान लो ये मैं अगर थोड़ा सा इस तरह से एक बना देता हूँ, ये प्लेन, ये फ्लोर वाला प्लेन हो गया, और ऐसा मैंने बना दिया वॉल वाला, ठीक है,
ये अगर सोचो, अगर मैंने ऐसा बॉल वाला प्लेन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इस तरह से, एक इस तरह है और दूसरा इस तरह, कुछ इस तरीके के प्लेन की बात कर। ये देखो, मान लो एक वेक्टर ए बना दिया है, दूसरा वेक्टर बी बना दिया, तीसरा वेक्टर सी बना दिया। अब इसमें कुछ प्लेन बना दिया, मान लो ई वेक्टर, एक एफ वेक्टर, तो अब ये क्या होगा, ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन में, और ये सारे वेक्टर्स एक प्लेन में, ई एफ ये सारी एक प्लेन में, ए बी सी ये सारे एक प्लेन में। तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। और वही वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ आर कोप्लेनर, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गया, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब, हाँ कि ना? एक ही प्लेन में क्या चल रहे हैं, क्या क्लियर हुआ है? एक वो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या क्या होंगे, हाँ है ना, ये बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद, जीरो वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब एक बात देखो यार, जैसे मान लो ये वैसे वेक्टर, सपोज एक अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सभी को पता होगा यार, एक्स नाइन टेन में ये सब तो पढ़ा ही होगा। मान लो एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और फिर लौट करके वो इसी पॉइंट पे आ गया। सोचो, यहाँ से चलना शुरू किया और लौट करके वो इसी पॉइंट पे आ गया। ए से वो चल के कहाँ पे गया, बी पे, और फिर से बी से लौट के कहाँ पे आ गया, ए वाले पॉइंट पे लौट के आ गया। अब एक बात बताओ, इस पे अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना बोलोगे? अगर इस पर्सन का मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो। लेकिन अगर मान लो सपोज इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, जीरो वेक्टर। यही अपना, ये हमारा क्या होगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। मतलब ये आएगा अपने पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस पे अपने पास क्या है, ये आदमी ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आ रहा है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक वेक्टर। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना, जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर। वैसे ही मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, एक इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा हो, इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा हो। ये बताओ नेट फोर्स कितना बोलोगे, नेट फोर्स कितना बोलोगे? नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर तुमको 10, बेटा एक बार सोचो, अगर आपको 10 न्यूटन से एक आदमी इधर खींच रहा है, दूसरा 10 न्यूटन से इधर की तरफ खींच रहा है, नेट फोर्स कितना मिलेगा आपको? नेट फोर्स कितना मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। कोई अपने पास ऑब्वियसली जहां पे आप खड़े रहोगे वहीं पे खड़े, वही के वही खड़े रह जाओगे। तो यहाँ भी क्या आएगा, नेट फोर्स कैसा आएगा, जीरो वेक्टर। तो ये सारे वैसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उनको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। वो क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, द वेक्टर विच हैव, द वेक्टर which magnitude is zero, which magnitude is zero is called zero vector, is called जीरो वेक्टर। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेरी। इट्स डायरेक्शन विल बी आर्बिट्रेरी। आपको जो लेना है वो ले सकते हो, आप जिस भी डायरेक्शन में लेना चाहो ले सकते हो। चूंकि यार एक ऐसा वेक्टर है जो कि बिल्कुल एक डॉट के बराबर है, मतलब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो आप वेक्टर को कैसे डिनोट करोगे, इस तरह के डॉट से डिनोट करो। अब इसके पास कोई भी एक डायरेक्शन जो रहता है वो फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। हम इसका डायरेक्शन क्या बोलते हैं, इसका इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ है ना? क्या ये क्लियर हो गया?
दो लोगों का, हाँ यार फटाफट ऐसे रिप्लाई किया करो यार। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो भी सारे वेक्टर हमने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर यही आएगा, काफी ज्यादा यूज आएगा यूनिट वेक्टर का। तो देखो यार नाम तो जैसे देख रहा है कि हाँ यार एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यूनिट। मेन जो है ना इसका, आखिर ये हमने क्यों डिफाइन किया, क्या इसका यूज होगा, वो चीज समझने ज्यादा जरूरी है। यूनिट वेक्टर हमने ऐसा नहीं कि डेफिनेशन बस याद कर ली बस उसी से काम है। हमें एक ध्यान रखना है कि चलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट। लेकिन आखिर ये पढ़ते क्यों है, क्यों ये डिफाइन किया, क्या इसका यूज है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी। इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है ना। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी, हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, यूनिटी आएगा, ठीक है। अब एक बार देखो ये डिफाइन कैसे करते हैं वो चीज समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, एक वेक्टर ए ले लिया इतना बड़ा, और ये किसने, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 न्यूटन है। मैंने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। 3 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, एक ये वेक्टर और एक ये, ठीक है। ये हमारा कौन सा पूरा टोटल जो वेक्टर, कंप्लीट जो वेक्टर था उसको हमने क्या लिखा, ए वेक्टर। अब एक बार सोचो, ये हमें 3 वेक्टर मिल रहे हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना कितना होगा। हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बताओ। इन तीनों वेक्टर जो छोटे छोटे जो वेक्टर्स मिले हैं जिनको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 न्यूटन। यानी ये, अब हमें ये जो वेक्टर मिला है, एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर हमें मिला ना, इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, ये जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या होगा, ए के ऊपर कैप लगा। थोड़ा सा अलग लिखते हैं, जो यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो क्या लिख रहे, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिख। क्योंकि यार मैं अगर वेक्टर ए ही लिख दूं, वेक्टर ए ही लिख दूं, तो फिर यूनिट वेक्टर कब लिखा कब होगा, या ये नॉर्मल वेक्टर कब होगा, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर ए के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। जैसे ही आप कैप लगाओगे तो ये हमें क्या होता है कि ये यूनिट वेक्टर, ये हमारा ए है इसके ऊपर कैप, ये हमारा ए है इसके ऊपर कैप। मतलब ये क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में वेक्टर है। ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में ए के डायरेक्शन। ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में ए के डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर हमें मिले। तो ये हमने कैसे डिफाइन किया, ये चीज देखो। अगर इसको डिफाइन करने की बात हो मैथमेटिकली, ए कैप हमने कैसे निकाला, तो वेक्टर ए को क्या किया, उसके जितना जितना उसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दिया। ये जो वेक्टर ए था 3 न्यूटन, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जो उसका मैग्नीट्यूड है। याद करो ये चीज मैंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ए कैप इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर, ठीक है। ये हमारा रहेगा कि कैसे हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज। हमें क्या करना था, एक वन यूनिट का एक वेक्टर ऑब्टेन करना था। कैसे ऑब्टेन किया हमने, तो वेक्टर ए को डिफाइन कर लिया हमने उसके मैग्नीट्यूड से। ये हमारा क्या होगा, ए कैप। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। ए कैप यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया, कैसे, क्लियर हुआ ये चीज। अभी इसका यूज समझते हैं, तो मेन उसका यूज ही समझना जरूरी है कि आखिर हमने ये डिफाइन क्यों किया, ठीक है। चले मैं ये बोलूँ
कि एक आदमी जो है वो 10 मीटर गया है नॉर्थ के डायरेक्शन में, एक इंसान 10 मीटर गया हुआ है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, 10 मीटर वो गया है किसमें, नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब उसको लिखोगे कैसे? अब मान लो आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर को कैसे लिखोगे? आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? तो 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 10 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। अच्छा अगर एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा लिख दूं आर वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये बताओ, ये नीचे जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये बताओ। वेक्टर आर इक्वल्स टू 10 मीटर, ये अगर मैंने लिखा तो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, ये बताओ। ये वेक्टर कैसा है? इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यार एक साइड हमारा क्या है, वेक्टर है, और दूसरी साइड हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो ये हमारा कैसा वेक्टर है? इनकम्प्लीट है बेटा, ये हमारा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। और अगर ऐसा आप लिखते हो तो वो गलत भी माना जाएगा, क्योंकि इधर आपने वेक्टर लिख दिया, इधर आपने मैग्नीट्यूड लिखा क्यों? ठीक है, बोर्ड इज नॉट क्लियर, ऐसा क्यों भाई? बेटा बाकी लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? बाकी लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ नहीं, ये बताओ किस प्राणी को बोर्ड नहीं दिख रहा भाई? देखना पड़ेगा। कहाँ गया एलविना? बेटा एक बार काम करो, साइन आउट होकर के साइन इन हो जाओ फिर से। होता है कभी कभी वो क्लियर नहीं, नेट प्रॉब्लम इस आपकी तरफ से ही है शायद। ठीक है, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार अब इधर देखते हैं, एक बार साइन आउट होकर के साइन इन हो जाओ, हो जाएगा। ये अगर आपको अगर वेक्टर लिख रहा हो तो आपके पास आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो जाकर के ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हुआ, सही। अगर मान लो मैं वेक्टर ए इक्वल्स, अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक आदमी 100 मीटर गया हुआ है साउथ डायरेक्शन में, 100 मीटर किस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में, तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना हो, क्या लिखोगे? कि वेक्टर बी मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या लिखोगे? 100 मीटर साउथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ पे भी काम चल गया, आपने ईस्ट बोलो तो ईस्ट भी लिख दोगे, नॉर्थ ईस्ट बोलो 30 डिग्री, वो सब चीज लिख दो। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ से कि एक आदमी, या फिर आप अपनी बात करो कि आप अपने घर से निकले, पहले 10 मीटर नॉर्थ, आप अपने घर से जैसे ही निकले तो ए जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में आप 10 मीटर चले। ए जो है मैं बोल भी दूं कि देखो भाई ये वेक्टर ये है, मतलब अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एक आदमी अपने घर से निकला और जिस डायरेक्शन में उसका दोस्त ए जा रहा था उस डायरेक्शन में वो 10 मीटर चला गया, और ए जो है वो इस डायरेक्शन में गया। अब सोचो इसको लिखने के लिए हमें कितने पंक्ति करने पड़ेंगे, कि वो लिखना पड़ेगा कि आर वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of vector A या in the direction in which a person A has gone, ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। अगर मैं ये इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेंगे कि एक आदमी कितना गया, 10 मीटर गया, किसके डायरेक्शन में, इस A वेक्टर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पर्सन A जा रहा है उस डायरेक्शन में वो 10 मीटर गया। अब उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? तो अब या तो ये लिख दो आर वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर किसके डायरेक्शन में, in the direction in which person A has gone, ये पूरा लिखना पड़ेगा, person A has gone पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये इतना लंबा कर देगा तो लिख नहीं सकते, तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर डिफाइन करते। यूनिट वेक्टर डिफाइन करने से हमें फायदा क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो लिख दो 10 मीटर, ठीक है भाई। आर वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर, लिख दिया मैंने। अब हमें क्या किस चीज की जरूरत है, तो सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत है, जिससे हमें बस पता चल जाए कि वो ए के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम कुछ चीज से मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं इस वाले पार्ट में, तो हम यूनिटी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 3 से करना हो तो ये 2 3 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 10 मीटर लिखेंगे और उसके अलावा और क्या लिखेंगे, 10 मीटर के अलावा हमें यूनिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन, तो कैसे, ए कैप से, तो क्या लिख दो, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 10 मीटर ए कैप। ध्यान से देखो, आर वेक्टर को क्या लिखोगे, 10 मीटर ए कैप। और ए कैप हमारा क्या, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1, और डायरेक्शन क्या हो गया, ए के डायरेक्शन। बस हमारा काम हो गया। मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डायरेक्शन हमारा क्या है, ए है। डायरेक्शन अगर सॉरी डायरेक्शन किस में, किसके डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन। तो हमें क्या पता चलेगा कि आर जो है वो 10 मीटर गया और किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन। आर 10 मीटर गया किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन। ठीक है, ये बताओ भाई, क्लियर हो गया? हाँ या ना? कि क्या जरूरत पड़ी, अगर एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी है वो इस बी वेक्टर के अराउंड 50 मीटर जा रहा है, या इस बी वेक्टर के अराउंड 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 50 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। किसके डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, बी के डायरेक्शन में, तो बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये लो हमारा काम खत्म। यूनिट वेक्टर के हेल्प से हमारा क्या मिल गया, 50 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये बताओ, समझ आई ये चीज, हाँ कि ना? ये बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या इसका मेन यूज है, वो समझ आया सभी को? हाँ है ना? ये बताओ। चलो यार, अभी हमने क्या किया है, ये जो यूनिट वेक्टर है, जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट का जो मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो होता है उसी के टर्म्स में या उसी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर करना हो तो हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड में हमारा क्या रहता है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है यही हमारा क्या रहता है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल 3,4,6 पे या 9,8 पे। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ उसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर क्या मान ली, आई कैप। हमने ऐसा नहीं एक्स कैप से नहीं लिखा, हमने बोला कि चलो कुछ पर्टिकुलर नाम ही दे देते हैं, ये बहुत बार यूज होना है कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से एक्स में जा रहा है, फिर 50 मीटर पर सेकंड से वाई में जाने लगा, फिर 60 मीटर पर सेकंड से जेड में जाने लगा। तो ऐसा बहुत बार आने वाला है, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉपर डिफाइन कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं। तो एक्स के अलोंग जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आया उसको हमने क्या बोल दिया, आई कैप। नेगेटिव के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आया वो माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई के अलोंग प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई के अलोंग माइनस जे कैप, इसके अलावा प्लस के कैप और इसके अलावा माइनस के कैप। ये बताओ कि क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ फटाफट बोलो, क्या यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को? हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलावा आई कैप, वाई एक्सिस के अलावा जे और जेड एक्सिस के अलावा के, उसके जस्ट नेगेटिव वाले के लिए माइनस आई माइनस जे और माइनस के। ये क्लियर हो गया सभी को? बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो बेटा। बस वाई और एन लिखना है आपको, ऐसा नहीं पूरा यस सर नो सर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस वाई और एन लिख दिया करो आपको। चलो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि अगर एक आदमी जो है वो 50 मीटर गया, वो किस डायरेक्शन में, एक आदमी 50 मीटर गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कैसे लिखेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में? ये लिखो, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे वेक्टर ए को? लिख करके बताओ। 50 मीटर गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे उसको? 50 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में
50 mi। ओके, बाकी लोग, पुनीत का जवाब आ गया यार, बाकी लोग भी बताओ यार, ऐसे मत। यार एक बात देखो ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो जो हमें डायरेक्शन पता है, हमें क्या चाहिए? अगर वेक्टर ए लिखना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने 50 मीटर, उसके बाद हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहिए तो क्या लिखेंगे? वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस आई कैप। हाँ कि नहीं? बस ये तो पता है, 50 मीटर आई कैप। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, बात ये सारे आई कैप, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर है। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ये बताओ क्या समझ आया सभी को? हाँ है ना? फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हो गया? यार बाकी लोग बोलो यार, सभी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिपीट कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, ये हमने क्या किया, जैसे हमें ये पता चला कि यार अगर हमें कोई भी अगर वेक्टर लिखना हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर लिखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड से जिस भी डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमने तरीका सीखा कि यार 10 मीटर है, 10 मीटर ए के डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो 10 मीटर ए कैप लिखेंगे। 50 न्यूटन अगर बी के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है तो क्या लिखने का तरीका है? 50 न्यूटन बी कैप, ये लिखेंगे। तो हमने क्या किया, जनरली अगर ऑब्जेक्ट का अगर मोशन रिप्रेजेंट करना रहता है या पोजीशन रिप्रेजेंट करना रहता है तो नॉर्मली एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट। तो एक्स के अलावा हमने क्या किया, पॉजिटिव एक्स के अलावा यूनिट वेक्टर जो है ना वो आई कैप ले लिया, और इधर के डायरेक्शन में नेगेटिव आई कैप, इधर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, इधर प्लस के कैप, इधर माइनस के। ठीक है, तो ये हमने यूनिट वेक्टर से डिफाइन किया। अब अगर कोई आदमी अगर मान लो 50 मीटर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर ए इक्वल्स टू 50 मीटर, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, इनटू एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। ये हमने कैसे लिखा इसको? वेक्टर ए इक्वल्स टू 50 मीटर आई कैप। ये बताओ क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना, ये बताओ। हमें सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है और जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब मान लो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। कैसे लिखेंगे फोर्स वेक्टर को? एफ वेक्टर को क्या लिखेंगे ये बताओ? एफ वेक्टर को क्या लिखोगे अगर एक ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे? क्या लिखोगे फोर्स वेक्टर को? चलो यार, दो चार लोगों ने तो दिया, लेकिन यार पूरे लोग नहीं दे रहे हो। 3 लोगों ने, 4 लोगों ने दी, 3 ने, पुनीत, एलिना और समृद्धि। रोहित, बेटा रिप्लाई किया करो यार, बार बार एक ही चीज थोड़ी बोलूंगा मैं। देखो यार, फोर्स कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड हो गया 100 न्यूटन, और उसके बाद क्या हो गया? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मतलब क्या लिखेंगे? जे का 100 न्यूटन, क्या लिखेंगे उसको? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है मतलब क्या लिखेंगे इसको? जे का। ठीक है, वो वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो क्या लिख दिया अपन? जे का। चलो अगर मान लो एक वेक्टर सी लग रहा है, इस ये हमारा क्या होगा? सी वेक्टर जो है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर, एक आदमी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किधर? नेगेटिव जेड एक्सिस में। क्या लिखेंगे इस वेलोसिटी वेक्टर को? जो सी है, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। क्या लिखेंगे इसको? सी वेक्टर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, क्या लिखोगे उसको ये बताओ? नेगेटिव जेड बोला है, नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक से देखो एल्विना, नेगेटिव जेड एक्सिस बोला है मैंने। सभी लोग बेटा एक्टिव रहा करो यार, 3 4 लोग एक्टिव हो काफी, लेकिन बाकी 1 2 लोग हैं जो एक्टिव
नहीं है बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, 2 बार में थोड़ा कौन सोते रहता है यार। देखो यार 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड ले लिया अपन ने, ठीक है, क्या हो गया, नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया, और नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा क्या यूनिट वेक्टर लिया अपन ने, माइनस के कैप, क्या लिख देंगे, माइनस के कैप, यानी कैसे लिख दोगे, -20 मीटर पर सेकेंड के कैप। क्या समझ आया, अब एक बार बताओ, हाँ या ना ये बताओ, क्या समझ आ गया सभी को, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, इसलिए यूज किया हमने, ये सब क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम लोग, ये हमारा नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या फर्क पड़ेगा उस वेक्टर में, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक वेक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी से। क्या लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a vector with scalar, multiplication of a vector with scalar। एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ, ठीक है। जैसे मान लो तो सिंपली लेते हैं कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ठीक है। अब हम इसको कोई भी एक दूसरा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी कोई भी कांस्टेंट, अभी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अभी नहीं देखना अपने को वेक्टर का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, हमें अभी क्या करना है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखना है किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो मान लो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, कौन के हो गए, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, के ले लिया अपने पास, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के हमने मान लिया स्केलर क्वांटिटी जिससे कि इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, के ए वेक्टर फाइंड करना है, और जो के ए वेक्टर जो नया मिलेगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं बी वेक्टर। जो के ए वेक्टर है उसको हम एक नया नाम क्या दे देते हैं, बी वेक्टर। अब वो बी वेक्टर कैसा होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, वो हमें देखना है, ठीक है। देखो क्या करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। स्केलर मतलब 2 3 -4 -1/2 -6 कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर जो मिलेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर, ठीक है। तो चलो यार केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट कि के अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, के कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो के अगर पॉजिटिव अगर है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। कल ही मैंने बताया था कि एक वेक्टर का जो साइन होता है उसमें जो साइन होता है वो सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। वहां पे ऐसा मान लो -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 से छोटा है, वो ये बताता है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके रिवर्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अगर के पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा, विल रिमेन सेम, ठीक है। अब एक बात देखो, डायरेक्शन हमारा क्या होगा, सेम होगा, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो के टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बिकम के टाइम्स, मैग्नीट्यूड विल बिकम के टाइम्स। बस ये चीज दोनों, ये दो चेंजेस आएंगे, भाई दो चीजें होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मतलब के है तो ऑब्वियसली के अगर पॉजिटिव है तो वहां पे दो ही चीजें आएंगी, एक डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, नेगेटिव है सॉरी मैग्नीट्यूड जो होगा वो के टाइम्स हो जाएगा। यानी ये ए वेक्टर है, अगर मुझे बी वेक्टर इक्वल्स टू 3a वेक्टर ड्रॉ करना, यानी के की वैल्यू क्या है +3, तो इस केस में हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स से के की वैल्यू कितनी है 3, तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स हो जाएगा
और डायरेक्शन जो रहेगा वो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, जो ए का डायरेक्शन। और हमें ये पता है कि यार ये जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ होती है, ये जो एरो है उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियसली यार इसका अगर 3 गुना होगा तो हमें एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ इसका 3 गुना हो, हाँ कि ना, ये होगा। और ये 3 गुना होगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ये हमारा बी वेक्टर होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्या समझ आया सभी को, हाँ कि ना, ये बताओ क्या समझ आई। पहली 2 चीजें ध्यान रखिए, के की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो डायरेक्शन से, के की जो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का वो के टाइम्स हो जाएगा। क्या समझ आया। अगर एक बार सोचो मैंने क्या किया कि बी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ 2a टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ a, b इक्वल्स टू क्या मैं ड्रॉ करूँ, 2 टाइम्स ऑफ a ड्रॉ करूँ, ठीक है। अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ a अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ही हुआ, इसका डबल मैग्नीट्यूड का होगा और ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, यानी क्या रहेगा, ये हमारा बी वेक्टर कुछ ऐसा ही रहेगा, डबल मैग्नीट्यूड होगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्या ये क्लियर होगा, हाँ या ना, ये क्लियर हो गया सभी को। अगर मान लो हमने ये देख लिया जैसे b वेक्टर इक्वल्स टू, ये हमारा अगर हो गया b वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। मान लो k की वैल्यू कितने ले ली हमने, 1/2 ले ली, k की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1/2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर ले ली, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब एक बार देखो डायरेक्शन तो सेम रहेगा जो इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड मैंने बोला है कि k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स यानी यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, अगर कंपेयर करें तो k की वैल्यू है 1/2, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, सॉरी b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो ये इसका इसकी जो लेंथ होगी b वेक्टर की लेंथ वो इस a वेक्टर का हाफ होगा, यानी हमारे पास अगर b वेक्टर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वो क्या कैसा होगा, कुछ इस तरह, जो कि a वेक्टर का क्या होगा, हाफ होगा। b इक्वल्स टू क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। क्या ये क्लियर हो गया, क्या ये समझ आया सभी को कि अगर k इक्वल्स टू 1/2 हुआ मतलब मैग्नीट्यूड k टाइम्स हुआ यानी हाफ हो जाएगा, वही अगर 1/3 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो वहां से अपने पास जो इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10/3 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया, हाँ है ना, ये बताओ।